नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति विस्तार वाले टॉपिक में बचा हुआ जो पार्ट है, अर्थात लास्ट वाली क्लासेज जो थी उसमें भारत की स्थिति वाले पार्ट को हमने कवर किया था। उसके बाद में भारत का जो विस्तार वाला पार्ट है, विस्तार वाले पार्ट में लास्ट टॉपिक में अपना पार्ट था भारत की सीमा संबंधित। सीमा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक भाग था स्थलीय सीमा जो लास्ट वाली क्लास तक कवर हो गया था। जो बचा हुआ भाग है वो जलीय सीमा के रूप में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे जो सीमा का बचा हुआ दूसरा पार्ट है, अर्थात जलीय सीमा वाला पार्ट। यानी सेकंड पार्ट था बाउंड्री में, फर्स्ट पार्ट स्थलीय सीमा के रूप में। अब भारत की जलीय सीमा को देखा जाता है कि लगभग ये स्थलीय सीमा का आधा भाग है। स्थलीय सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा लगभग हाफ यानी 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो मुख्य भूमि पे जो तटरेखा या जो जलीय सीमा है वो लगभग 6100 किलोमीटर, अर्थात जो ज्यादा भाग है वो यही है मुख्य भूमि वाला। और बचा हुआ भाग है वो सामान्यतः द्वीप समूह की, जो कि 1416.6 किलोमीटर मानी जाती है। द्वीप समूह का जो डेटा है 1416.6 किलोमीटर, और इन दोनों डेटा को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे सामने डेटा रहेगा 7,516.6 किलोमीटर। तो कई बार इसमें इंडिविजुअल या अकेला पार्ट पूछा जाता है मुख्य भूमि वाला, और कई बार कंप्लीट डेटा पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा या भारत की जो जलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर में है। तो इसमें अपने को कंप्लीट डेटा बताना होता है 7,516.6 किलोमीटर। अब इस मुख्य भूमि वाली जो तटरेखा है या जो जलीय सीमा है, इस पे भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश तो जो मुख्यतः द्वीप समूह के रूप में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो तो आते हैं मुख्यतः आपके इस वाले भाग में। और बाकी मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि पे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपका दमन दीव और दादर नागर हवेली वाला पार्ट, और दूसरा भाग जो बचा हुआ है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी वाले पार्ट को भी मुख्य भूमि वाले पार्ट में मानते हैं, जबकि द्वीप समूह में अंडमान निकोबार वाला पार्ट और दूसरा आपका लक्षद्वीप वाला पार्ट। यानी भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 4 आपके स्थलीय भागों की ओर और बाकी 4 आपके जलीय भाग की ओर। तो जलीय भागों के ऊपर मुख्यतः जो सीमा पर हैं वो 4 माने जाते हैं, जबकि स्थलीय सीमा के ऊपर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 मानी जाती है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जो आपका चंडीगढ़ वाला पार्ट है वो मुख्यतः लैंडलॉक्ड केंद्र शासित प्रदेश में, यानी इस प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है जो किसी भी सीमा पे स्थित नहीं है, अर्थात ना तो स्थलीय सीमा पे और ना ही जलीय सीमा के ऊपर। तो अब स्टार्ट करेंगे जो मुख्य भूमि के ऊपर जो जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो राज्यों की काउंटिंग अगर देखी जाए तो राज्यों की काउंटिंग होती है 9 राज्य। अब ये 9 राज्य किस ऑर्डर में या किस क्रम में है, तो मुख्य भूमि को अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट के ऊपर मुख्यतः गुजरात, जो कि जलीय सीमा में सर्वाधिक, मुख्य भूमि पर सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा बनाता है गुजरात, जिसके डेटा कहीं अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर, कहीं जगह 1214.6 यानी अप्रोक्सीमेट 1215 किलोमीटर का डेटा यह भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसको भी जनरली राउंड फिगर में लिखते हैं अप्रोक्सीमेट 1215 किलोमीटर। हालांकि जनरली इन डेटाज को एग्जाम में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये फैक्चुअली जो डेटाज हैं इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो कई जगह ये अलग अलग मेंशन किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट के द्वारा भी अलग अलग दर्शाए जाते हैं। गुजरात के बाद में जो जस्ट नीचे की ओर स्टेट है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक तटीय राज्य आता है छोटा सा गोवा। गोवा के बाद में 2 स्टेट होते हैं आपके के स्टेट, यानी जिसमें एक कर्नाटक और उसके बाद में रहेगा केरल स्टेट। तो इसका मीनिंग जो पश्चिमी तटीय सीमा है उस पे मुख्यतः भारत के 5 राज्य स्थित हैं, जबकि जो पूर्व वाली है उसके ऊपर 4 राज्य। तो पूर्व वाली है उसमें शामिल होगा सामने वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे की ओर ओडिशा, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश और लास्ट में दक्षिण की ओर रहेगा तमिलनाडु। इसका मीनिंग है जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उस पूर्वी तटीय क्षेत्र पे 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे ओडिशा और लास्ट में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जबकि पश्चिमी तट पे 5 राज्य है। तो इसका मीनिंग जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो राज्यों के रूप में 9 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश को और ऐड कर दिया जाए तो उसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल 13। तो एग्जामिनर का अगर क्वेश्चन केवल केंद्र शासित को लेकर है तो आंसर रहेगा 4, और राज्यों को लेकर आंसर है तो स्टेट है 9। और क्वेश्चन में केंद्र शासित एवं राज्य अगर दोनों पूछ लिया जाए तो आंसर है 9 + 4 यानी 13 आंसर अपने को देना है कि भारत में जलीय सीमा पर स्थित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का मीनिंग है 9 + 4। केवल राज्य पूछा जाए देन आंसर रहेगा 9, केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो आंसर रहेगा फिर आपका 4। तो अगर जलीय सीमा पर सर्वाधिक लंबी सीमा अगर देखी जाए तो सर्वाधिक लंबी सीमा है इस पर गुजरात स्टेट की। गुजरात के बाद में इस साइड में आंध्र प्रदेश, उसके जस्ट बाद में तमिलनाडु, और उसके बाद इस साइड में महाराष्ट्र। यानी इन 4 स्टेट को अपने को काउंट करना है, गुजरात से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से इस साइड में महाराष्ट्र। और रैंक वाइज बोलना है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक सीमा वाले जो स्टेट हैं उनका एक क्रम याद रखिएगा। गुजरात जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश जो कि पूर्वी तट पर। यहां एक अच्छा क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि भारत के जो पूर्वी तट है उस पर सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है, और एग्जाम में गुजरात ऑप्शन में दिया जाए लेकिन उसको आंसर में नहीं लिया जाएगा क्योंकि गुजरात पश्चिमी तट पर है, जबकि पूर्वी तट पर सबसे लंबी जलीय सीमा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरी लंबी सीमा पूर्वी तट पर तमिलनाडु की मानी जाती है। जबकि ऑल ओवर में ये गुजरात के बाद काउंट किए जाते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और उसके बाद महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, और उसके बाद में स्टेट रहेगा महाराष्ट्र। जबकि न्यूनतम में भारत की जलीय सीमा सबसे कम बनाता है गोवा स्टेट, जो कि पश्चिमी तट पर, अर्थात पश्चिमी तट वालों के पास मैक्सिमम डेटा भी है और मिनिमम भी है। अर्थात 9 राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा गुजरात की जो पश्चिमी तट पर है, और 9 राज्यों में सबसे छोटी सीमा गोवा जो कि पश्चिमी तट पर है। गोवा की सीमा तो लगभग वैसी है जैसे सामान्यतः अपन शादियों में जाते हैं और कन्यादान लिखवाते हैं 101 किलोमीटर, तो इसकी सीमा है 101 किलोमीटर। इसके बाद में पूर्वी तट पे जो पश्चिमी बंगाल की सीमा है वो गोवा के बाद दूसरी सबसे छोटी जलीय सीमा मानी जाती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पूर्वी तट के ऊपर अगर सबसे छोटी जलीय सीमा पूछी जाए तो उसका आंसर रहेगा पश्चिमी बंगाल, और ऑल ओवर जलीय सीमा में सबसे छोटी पूछी जाती है देन आंसर रहेगा गोवा स्टेट। और इसके बाद में कंटिन्यूस आगे कर्नाटक, और उसके बाद में रहेगा ओडिशा। अब इसका मीनिंग बीच में एक स्टेट बच गया केरल। केरल को या तो 4 मैक्सिमम वाले हैं उसके बाद में मैक्सिमम में नंबर 5 पे रख सकते हो, या जो 4 मिनिमम जो बाउंड्री बनाते हैं जलीय सीमा उनके बाद नंबर 5 पे रख सकते हो। तो इसका मीनिंग है केरल ना तो 4 मैक्सिमम में काउंट होगा और ना 4 मिनिमम में काउंट होगा। तो भारत की जो जलीय सीमा है उसके ऊपर भारत के 9 राज्य स्थित हैं, जिसमें 4 मिनिमम वाले यानी न्यूनतम सीमा बनाने वाले राज्यों का ये क्रम है जो कि बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि मिनिमम वाले में सबसे कम पहले होता है उसके बाद में कंटिन्यूस बढ़ते हैं। जबकि जो मैक्सिमम बाउंड्री बनाते हैं, मैक्सिमम बाउंड्री बनाने वाले में क्रम कंटिन्यूस आगे की ओर घटता है। यानी गुजरात की सीमा सबसे लंबी, और गुजरात के बाद में दूसरी लंबी सीमा आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु और उसके बाद में महाराष्ट्र। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के अगर नाम आपसे पूछे जाते हैं कि जलीय सीमा पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं,
तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। जलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक रहेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला पार्ट, एक रहेगा लक्षद्वीप, पुदुचेरी या जो आपका पांडिचेरी है पुदुचेरी, नेक्स्ट दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन आपस में मिला दिया गया है। तो इसका मीनिंग है ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा पे स्थित हैं। और ऑल ओवर अगर पूछा जाता है कि भारत में जलीय सीमा सर्वाधिक किसकी है, तो आंध्र जो आपका गुजरात और अंडमान निकोबार है, इन दोनों में से अपन आंसर को लेंगे अंडमान निकोबार को। यानी इसमें अपने को बाउंड नहीं किया जाए स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे लंबी जलीय सीमा के रूप में अंडमान एंड निकोबार की जलीय सीमा को माना जाता है। इसका मीनिंग आप अलग से इंडिकेट कर सकते हैं इसको नोट में। सबसे लंबी जलीय सीमा, जलीय सीमा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, या आपके ऊपर चॉइस छोड़िए कि इन दोनों में से जो जिसकी लंबी बाउंड्री है वाटर बाउंड्री के रूप में, वो आंसर के अंदर बताना है आपको। तो इसमें आंसर रहेगा अंडमान एंड निकोबार। इसकी जलीय सीमा गुजरात की जलीय सीमा से भी अधिक मानी जाती है। इसके बाद में जलीय सीमा संबंधित अपने को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो कि सागरीय क्षेत्र की ओर होते हैं। तो इसमें अपने को नेक्स्ट वो उन अधिकार या राइट्स के बारे में बताना है। सागरीय भाग में सीमा संबंधित अधिकार, जो कि मुख्यतः जो यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग या यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए जो रूल और रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इन सीमाओं को डिवाइड किया गया है और इन सीमाओं में हमें विशेष अधिकार दिए गए हैं। और इन सीमाओं को मुख्यतः जो मापन इकाई या जो यूनिट है इनकी नॉटिकल मील है, जिसमें एक नॉटिकल मील का मीनिंग होता है समुद्री मील, उसकी वैल्यू होती है 1.85 किलोमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट आप याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील अर्थात एक समुद्री मील है, उसकी वैल्यू किलोमीटर के अंदर अगर कन्वर्ट किया जाए तो अप्रोक्सीमेट 1.85 किलोमीटर। भारत की जो तटरेखा है उस तटरेखा के जो आगे निकला हुआ भाग है, अगर इसको एक सीधी लाइन से मिला दिया जाए तो ये इसकी बेस लाइन या एक आधार रेखा है। जो भारत का जो आंतरिक तटीय भाग है और जो बाहर की ओर निकला हुआ तटीय भाग है, अर्थात इसके बीच में अपना जो बैक वाटर अर्थात पश्च भाग है या बैक वाटर को हम कहते हैं लेगून लेक। तो लेगून लेक का जो बिल्कुल आगे सीधी लाइन के रूप में लिया जाता है तो ये बेस लाइन या आधार रेखा के रूप में मानी जाती है। और इस बेस लाइन के आगे का जो पार्ट है उस पे 12 नॉटिकल की दूरी तक, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो बाउंड्री है सीमा या जो सी पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल जोन या बाउंड्री के रूप में। और इस क्षेत्र में अपने को सभी वह अधिकार प्राप्त होते हैं जो हमें स्थलीय भाग पे अधिकार प्राप्त है। अर्थात किसी भी देश को उसकी तटरेखा से
और 12 नॉटिकल मील तक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, बशर्ते उस साइड में ओपन सी होना चाहिए, यानी कोई भी निकटतम राष्ट्र उस एरिया में नहीं हो। तो 12 नॉटिकल मील तक की जो सीमा या जो सागरीय भाग है उसे टेरिटोरियल सी अर्थात प्रादेशिक सागर या प्रादेशिक जल सीमा के रूप में जाना जाता है। तो इसको नाम दिया जाता है प्रादेशिक जल सीमा या सागर। और इस भाग में किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जैसा हमारा संविधान हम स्थलीय भाग पर लागू कर सकते हैं, उसको जलीय क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील दूरी तक अर्थात 22 किलोमीटर की दूरी तक लागू कर सकते हैं। तो 12 नॉटिकल मील, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेट 22 किलोमीटर। जबकि इसके आगे का जो डिस्टेंस है अर्थात 12 नॉटिकल से आगे की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को नाम दिया जाता है संलग्न बाउंड्री, यानी टेरिटोरियल के आगे जो भाग कनेक्ट है उसको संलग्न या कॉन्टिग्यूस बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा भाग होगा मुख्यतः तटरेखा से और आगे 24 नॉटिकल मील तक, यानी बिल्कुल इसका डबल है। इसका डबल होने का मीनिंग है 12 नॉटिकल मील में 22 किलोमीटर, तो 24 नॉटिकल मील में कितना रहेगा 44 किलोमीटर। तो किलोमीटर में भी इस डेटा को अपन लिख सकते हैं। इस बाउंड्री को नाम दिया जाता है संलग्न सीमा। कॉन्टिग्यूस जोन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में आते आते हमारे कुछ अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में हम सीमा संबंधी शुल्क अर्थात कोई दूसरे देश का जहाज यहां से गुजरता है तो उससे हम टैक्स ले सकते हैं, और सागरीय क्षेत्र में हमें सफाई यानी क्लीनिंग संबंधी जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो स्वच्छता संबंधी या सफाई संबंधी जो अधिकार हैं और टैक्स संबंधी जो अधिकार या राइट्स हैं हमारे देश को लगभग 44 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होते हैं। जबकि संसाधनों संबंधी जो अधिकार हैं, यानी जिसमें हम संसाधनों को खो सकते हैं, उनका विदोहन कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, और सामान्यतः उस एरिया में कोई कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं अर्थात आर्टिफिशियल लैंड बना सकते हैं, तो वो राइट्स हैं हमें 200 नॉटिकल मील तक, जो इसके आगे की सीमा होती है। और उस बाउंड्री को नाम दिया जाता है EEZ, यानी तटरेखा आधार जो रेखा है वहां से, और 200 नॉटिकल मील जिसका किलोमीटर में लगभग वैल्यू होता है 370 किलोमीटर के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है 370 किलोमीटर के अंदर, और इस सीमा को नाम दिया जाता है EEZ। EEZ का मीनिंग है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां संसाधनों को खोजने का, उनका विदोहन अर्थात निकालने का अधिकार और कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार हमें दिया गया है। तो ये जो सागरीय भाग में जो सीमा संबंधी जो अधिकार हैं या जो प्रमुख सीमाएं हैं इनको अपन कंटिन्यूस लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा अपना टेरिटोरियल जोन या टेरिटोरियल सी वाला पार्ट। प्रादेशिक सागर या सीमा के रूप में इसको इंडिकेट करेंगे। ये बेस लाइन या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, जिसमें राइट्स या अधिकार, जैसा कि आपको बताया था सभी प्रकार के अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार इस सीमा में हमें होते हैं। जबकि इसके आगे की जो सीमा है कॉन्टिग्यूस बाउंड्री, वहां हमारे अधिकार है उनको कुछ सीमित कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट बाउंड्री रहेगी इसमें कॉन्टिग्यूस जोन, यानी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके जस्ट आगे संलग्न पार्ट या उससे कनेक्ट पार्ट।
यह सामान्यतः आधार रेखा से और 24 नॉटिकल मील, जिसका किलोमीटर में मीनिंग रहेगा 44 किलोमीटर तक। और इस क्षेत्र में हमारे जो अधिकार हैं सीमा शुल्क संबंधित, और सफाई संबंधित अधिकार, अर्थात उस जलीय क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर या सफाई को लेकर हम कोई विशेष अभियान चला सकते हैं। और इसके आगे का जो बाउंड्री है, जहां अपन संसाधनों का रिसर्च यानी उनके ऊपर अनुसंधान कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं, उनका विदोहन कर सकते हैं, उसके लिए कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, तो उस बाउंड्री को नाम दिया जाता है EEZ। ये जनरली एग्जाम में अधिक पूछी जाती है। ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आता है EEZ। जलीय क्षेत्र में मुख्यतः कितनी दूरी तक ये अधिकार हमें दिया जाता है, तो ये होता है आधार रेखा से और 200 नॉटिकल मील तक का। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका विस्तार होता है बेस लाइन या आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, किलोमीटर में ये डेटा लिखा जाएगा 370 किलोमीटर। और इस क्षेत्र में हमें जो राइट या अधिकार दिए जाते हैं, संसाधनों को खोजना, उसके विदोहन का अधिकार, और सामान्यतः कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार। तो ये अधिकार हमें होते हैं EEZ बाउंड्री तक, यानी अनन्य आर्थिक जो सीमा है या क्षेत्र है, वहां तक ये अधिकार दिए जाते हैं। और इसके बाद में जो हमारी जलीय सीमा है, उसके अंदर एक विशेष पॉइंट आता है आदम ब्रिज, या जिसे हम राम सेतु कहते हैं। आदम यानी ये काफी लंबा ब्रिज होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है आदम। आदम ब्रिज की अगर स्थिति देखी जाए तो ये भारत से श्रीलंका के मध्य स्थित है। अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ या लंबाई है ये 30 माइल, अर्थात मील के अकॉर्डिंग 30, और किलोमीटर में अप्रोक्सीमेट 48 किलोमीटर। यानी दोनों डेटाज में याद रखिएगा, बाई चांस मील में अगर आंसर पूछ लिया जाए तो 30 मील, और किलोमीटर में इसका डेटा होता है 48 किलोमीटर। तो ये नॉटिकल मील नहीं है, ये जो धरातलीय मील होती है, स्थलीय मील होती है, वो है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 किलोमीटर के बराबर। जबकि समुद्री माइल जो होती है, नॉटिकल माइल जो होती है, उसकी वैल्यू थोड़ी अधिक होती है, वो होती है 1.85 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है राम सेतु। और राम सेतु का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो जलीय क्षेत्र है, ये पाक स्टेट के रूप में, अर्थात पाक जल संधि के रूप में जाना जाता है। जो इस साइड में स्थित बंगाल की खाड़ी, और श्रीलंका और भारत के इस साइड में दक्षिण की ओर स्थित जलीय क्षेत्र जिसको नाम दिया जाता है मन्नार की खाड़ी। तो भारत में जो ये तटीय क्षेत्र हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी,
और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करने वाला माना जाता है पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि। जबकि इसके बीच में जो राम सेतु है वो इन दोनों पोर्शन को सेपरेट करता है, इन दोनों पोर्शन को अलग करता है। उसमें हम राम सेतु को कह सकते हैं कि राम सेतु मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ये इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी लिया जा सकता है क्योंकि इसके निकटतम इस क्षेत्र में पाक स्ट्रेट है, तो ये मुख्यतः मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है उन दोनों के मध्य स्थित है, यह उन दोनों भागों को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। तो राम सेतु है ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो प्राचीन समय में भगवान राम ने कहा जाता है जो श्रीलंका के ऊपर जो चढ़ाई की थी या रावण का जो वध किया था, तो उस समय इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। उसी ब्रिज को राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इसके लोकेशन याद रखिएगा, ये लोकेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जलीय क्षेत्रों में अगर जनरली पूछा जाए तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, और पाक स्ट्रेट अगर ऑप्शन में नहीं हो तो जनरली हम इसका आंसर मानते हैं मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी वाला। तो आंसर में पहले कंसीडर आपको मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट इस वाले पोर्शन को करना है। तो स्थलीय और जलीय सीमाएं आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो ना तो अभी तक जलीय सीमा पर और ना ही स्थलीय सीमा पे काउंट हुए हैं, और एक अपनी स्थलीय और जलीय सीमा पे कुल राज्य कितने हैं एक टोटल अपन वो भी देखेंगे। तो लास्ट में सीमा संबंधी जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें देखते हैं। एक तो भारत की सीमा पर स्थित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत की जो स्थलीय सीमा थी स्थलीय सीमा पे भारत के कितने स्टेट थे 16, उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल कितने हो गए 18। भारत की जो जलीय सीमा थी, जलीय सीमा पे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये जो 16 स्टेट और ये जो 9 राज्य हैं इसमें कुछ स्टेट कॉमन है, जैसे गुजरात स्टेट, ये पाकिस्तान की स्थलीय सीमा में 16 राज्यों में शामिल है, जबकि इस साइड में जलीय सीमा के अंदर भी शामिल है। बांग्लादेश के साथ इस साइड में जो वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल है वो इन 9 राज्यों में भी शामिल है, जबकि इन 16 राज्यों में भी शामिल है। तो इसका मीनिंग इन 2 स्टेट की जो काउंटिंग है 2 बार इस साइड में हुई है जलीय सीमा में और 2 बार उस साइड में हुई है। इसका मीनिंग इसको टोटल 4 बार काउंट किया गया है। तो 2 राज्यों को अपने को केवल 2 बार काउंट करना है। तो अगर हम 16 और 9 को जोड़ें, इनको ऐड करें तो इनका टोटल आएगा 25, जिसमें 2 बार इनकी काउंटिंग एक्स्ट्रा है। तो इसका मीनिंग 23 राज्य हैं भारत के, वो ऑन बाउंड्री स्टेट है, यानी सीमा पे स्थित राज्यों की संख्या है। जबकि जो बचे हुए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश 4 तो हैं जलीय सीमा वाले और 2 हैं स्थलीय सीमा वाले। तो सीमा पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी मानी जाएगी 6। जबकि जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, दिल्ली और चंडीगढ़, उनको अंतःस्थलीय केंद्र शासित प्रदेशों में माना जाता है। तो अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, भारत की सीमा पर स्थित कुल राज्य में डेटा लिया जाएगा 23। और केंद्र शासित प्रदेश में डेटा लिया जाएगा स्थलीय सीमा पे 2, जबकि जलीय सीमा पे 4, अर्थात टोटल कितने रहेंगे इसमें 6। स्थलीय सीमा वाले लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर,
जबकि जलीय सीमा वाले जिसमें दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके अलावा दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, और एक पुदुचेरी वाला पार्ट। तो अब इसमें से कितने बचे? राज्यों में से 5 जो लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, जबकि केंद्र शासित टोटल 8 हैं, जिसमें से अभी लैंडलॉक्ड यानी अन्य राज्य या अन्य क्षेत्रों से घिरे हुए उसमें बसते हैं आपके 2, एक तो दिल्ली और एक चंडीगढ़ वाला पार्ट। भारत के अंतःस्थलीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो लैंडलॉक्ड या अंतःस्थलीय में अगर राज्यों की बात की जाए तो मुख्यतः वो राज्य जो कुछ राज्यों से डिवाइड होके बने हैं, जैसे पंजाब से अलग होके हरियाणा, एक आपके मुख्यतः मध्य प्रदेश और उससे अलग होकर बना छत्तीसगढ़। इसमें दोनों ही शामिल होंगे लैंडलॉक्ड में, यानी एमपी भी कोई सीमा नहीं बनाता और उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी कोई सीमा नहीं बनाता। तो इसका मीनिंग एक तो पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, एक एमपी और छत्तीसगढ़, दोनों 3 स्टेट, और एक मुख्यतः अलग हुआ था बिहार से झारखंड। तो इसमें झारखंड को अंतःस्थलीय स्टेट के रूप में लिया जाता है। एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य जो भारत का नवीनतम राज्य के रूप में माना जाता है, तेलंगाना। तो भारत के जो अंतःस्थलीय राज्य हैं, उन अंतःस्थलीय राज्यों में जो टोटल 5 स्टेट हैं, उनमें सबसे बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर है। तो इसका मीनिंग लैंडलॉक्ड के अंदर जो दूसरा बड़ा है, जो इंडिया में जो ओवरऑल जो सेकंड सबसे बड़ा है यानी मध्य प्रदेश, वो अपने आप में एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। तो लैंडलॉक्ड या अंतःस्थलीय राज्यों में सबसे बड़ा लिया जाएगा एमपी को। एमपी से अलग होकर बना हुआ जो भाग है छत्तीसगढ़, झारखंड का पार्ट जो कि बिहार से अलग होकर बना, पंजाब से अलग होकर बना स्टेट हरियाणा, और एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ भाग तेलंगाना। तो भारत के मुख्यतः ये 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड स्टेट अर्थात अंतःस्थलीय राज्यों के रूप में हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे 2 माने जाते हैं, जैसे एक तो दिल्ली वाला पार्ट और एक रहेगा इसमें चंडीगढ़, यानी दिल्ली और चंडीगढ़। इसका मीनिंग है टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का टोटल अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतःस्थलीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो उस काउंटिंग में अपने को दोनों को मिला के कितना लेना है? 7। तो इसी के साथ अपनी जो स्थलीय सीमा थी और जलीय सीमा थी वो कंप्लीट हो गई। अब सीमावर्ती संबंधित कुछ डिस्प्यूट या कुछ विवाद जो बचे हैं, उन विवादों को देखते हैं। तो विवादों में अगर देखा जाए तो भारत का जो गुजरात वाला जो पार्ट है, तो गुजरात वाले पार्ट के पास में कुछ जलीय क्षेत्र आता है, सरक्रीक पार्ट। इस वाले पार्ट पे पाकिस्तान अपना अधिकार मानता है, जबकि भारत कहता है ये जो जलीय क्षेत्र है इसमें आधा पाकिस्तान और आधे के ऊपर अधिकार भारत का है। तो सरक्रीक विवाद है, इसको एग्जाम में जनरली या तो ये पूछा जाएगा ये विवाद कौन से राष्ट्रों के मध्य है। तो अब जितने भी विवाद हम पढ़ रहे हैं तो ये भारत के विवाद हैं, तो इसमें एक तो भारत शामिल है, सामने वाले को अपने को याद रखना है। जैसे इसमें सामने वाला कौन है, तो गुजरात से सीमा बनाने वाला इधर केवल पाकिस्तान है। तो इसका मीनिंग इसमें विवादित जो विवाद है वह है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और जिस राज्य या जिसकी सीमा से संबंधित ये विवाद है यह है गुजरात से संबंधित। तो सरक्रीक विवाद एक तो ये याद रखना आपको, मुख्यतः किस राज्य से जुड़ा हुआ है, गुजरात से, और सामने किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान। फिर जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है उसमें ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख वाला पार्ट, इस लद्दाख वाले पार्ट में
सीमावर्ती जो क्षेत्र है सियाचिन, ये सियाचिन वाला जो पार्ट है इस पे भारत ने 1984 में सैन्य ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा अधिकार किया। उसके बाद से पाकिस्तान कहता है कि भारत ने शिमला जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया। हालांकि भारत ने उल्लंघन नहीं किया, पाकिस्तान यहाँ अवैध तरीके से अधिकार करना चाह रहा था। तो भारत ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस क्षेत्र को पहले ही सेना स्थापित करके अपने अधिकार में लिए रखा। तो उसके बाद से ये विवाद में है सियाचिन वाला पार्ट। तो सियाचिन है ये विवादित है पाकिस्तान के साथ। कहीं जो चीन शब्द देके इस चीन के साथ विवाद नहीं करके इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान। तो ये विवाद है अपना पाकिस्तान के साथ। और भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये वर्तमान में लद्दाख से संबंधित है। पहले भारत का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट था, लेकिन प्रेजेंट में ये लद्दाख। तो आपको कम से कम सामने वाले राष्ट्र जिसके साथ विवाद है वो, और ये वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1962 के वॉर में इस साइड वाला जो लद्दाख का पार्ट है ये चाइना ने अपने अधिकार में ले लिया, और वर्तमान में ये क्षेत्र किस नाम से है? अक्साई चीन। तो ये अक्साई चीन है, ये भी अपने भारत के लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है। और इस बाउंड्री को जो चाइना के साथ है इसको मानते हैं अपन LAC के रूप में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन है मुख्यतः भारत और चीन के मध्य विवादित। तो इस विवाद में अपने सामने रहेगा चीन, जबकि सियाचिन विवाद में सामने रहेगा पाकिस्तान। और वो क्षेत्र भी अपने लद्दाख से संबंधित था। और अक्साई चीन जो विवाद है ये भी मुख्यतः भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित। और इसी क्षेत्र से संबंधित एक झील है जिस क्षेत्र में कुछ समय पहले, या यूं कहें कि जो लॉकडाउन के दौरान एक जो लेक है पेंगोंग लेक, उस पेंगोंग लेक के पास में एक काफी लंबे टाइम तक विवाद चला था। तो चाइना के साथ एक प्रमुख विवाद अपना लद्दाख वाले क्षेत्र में जो पेंगोंग झील है इसको लेकर भी था। तो यह विवाद भी मुख्यतः भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें भी भारत के सामने विवादित जो राष्ट्र है वो कौन है? चीन। और कुछ सीमावर्ती और भी विवाद हैं, जैसे कि पूर्वी राज्यों की ओर देखा जाए तो सिक्किम, भूटान और इससे संबंधित एक क्षेत्र आता है अपना सिक्किम के टच में, जो क्षेत्र आता है डोकलाम। डोकलाम, तो ये डोकलाम विवाद भी भारत और चीन के मध्य था। ये अपना जो सिक्किम वाला पार्ट है, भूटान वाला पार्ट है और चाइना वाला जो पार्ट है उसके ये ट्रायंगल पे स्थित है। और एक नेपाल के साथ जो छोटा सा एक विवाद अभी वापस चर्चाओं में आया था, जो काली नदी या शारदा नदी है उसके पास का क्षेत्र, जिसमें विवाद सामान्यतः चीन के इशारे पर नेपाल ने लॉकडाउन के दौरान ये विवाद स्टार्ट किया था। उसका रीजन था कि इस नदी के जस्ट पास में उत्तराखंड में भारत सरकार के द्वारा एक पास के पास में, यानी जो लिपुलेख जो पास है उसके पास में सड़क मार्ग का उद्घाटन किया, जो कि भारत को तिब्बत कैलाश से डायरेक्ट जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं सड़क निर्माण कार्य जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के द्वारा किए जा रहे हैं, चाइना उनका विरोध करता है या पड़ोसी दूसरे राष्ट्रों के माध्यम से उसका विरोध करवाता है। तो ये लिपुलेख के पास वाला जो क्षेत्र है कालापानी क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र है। इस कालापानी क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो भारत और नेपाल के मध्य है। कालापानी यानी ये जो नदी है इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। तो ये विवाद है मुख्यतः भारत के जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड। इसमें स्टेट को भी याद रखिएगा उत्तराखंड, और सामने जो राष्ट्र है इसमें भारत के वो है नेपाल। यानी ये विवाद रहेगा भारत और नेपाल के मध्य। सॉरी, भारत के पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को चाइना कहता है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जहां ब्रिटिश काल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करती थी अरुणाचल प्रदेश में, इस क्षेत्र पे चाइना अपना अधिकार मानता है कि यह क्षेत्र चाइना का अभिन्न हिस्सा था।
लेकिन ये वर्तमान में भारत के हिस्से में ही और भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इसका मीनिंग है जो नेफा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसको लेके भी विवाद चाइना करता है। तो नेफा विवाद अर्थात अरुणाचल से संबंधित विवाद है, यह भी हमारा चाइना के साथ। तो नेफा विवाद चीन के साथ, डोकलाम विवाद चीन के साथ, पेंगोंग लेक को लेकर विवाद चीन के साथ, और जो अक्साई चीन वाला जो हमारा 1962 में हमारा हिस्सा जो चाइना ने हथिया लिया था उसको लेकर विवाद चाइना के साथ। लेकिन सियाचिन को लेकर विवाद पाकिस्तान के साथ, और सरक्रीक विवाद जो गुजरात से संबंधित है उसको लेकर विवाद पाकिस्तान के साथ। बाकी जो कुछ विवाद हैं, जो कुछ बचे हुए विवाद हैं वो मुख्यतः म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। जैसे भारत की जो पूर्वी सीमा है ये म्यांमार देश से लगती है, और इस क्षेत्र से वहाँ पे सामान्यतः बौद्ध धर्म के लोग अधिक हैं, जिनके द्वारा कहा जाता है कि वहाँ एक रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, जिनको सामान्यतः उनको जो अधिकार दिए जाने थे उस क्षेत्र में नहीं दिए गए, और वहाँ से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं कुछ माइग्रेट होकर भारत आ गए, कुछ बांग्लादेश की ओर लौट गए। तो वहाँ से आने वाला जो रोहिंग्या मुसलमान है वो भारत में एक शरणार्थी समस्या उत्पन्न कर रहा है। अर्थात किसी भी पड़ोसी देश में अगर अशांति होती है तो जो दूसरा पड़ोसी देश है उस साइड में सामान्यतः लोग माइग्रेट होते हैं। तो ये रोहिंग्या जो मुसलमान हैं रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी, ये मुख्यतः विवाद उत्पन्न हो रहे हैं म्यांमार में। म्यांमार में इनको अपने अधिकारों से वंचित करने के कारण इसलिए पड़ोसी देशों में माइग्रेट हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये समस्या भारत में किस राष्ट्र के कारण आ रही है? ये आ रही है मुख्यतः म्यांमार के कारण। उसके बाद में भारत का जो पड़ोसी देश, या यूं कहें कि भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और बाद में बांग्लादेश के रूप में बना। तो बांग्लादेश से संबंधित कई ऐसे विवाद हैं, जैसे कि एक तो वेस्ट बंगाल का 24 परगना का एक क्षेत्र है जिसको हम मुख्यतः 3 बीघा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्तमान में इस विवाद को सुलझा लिया गया है। तो ये 3 बीघा विवाद है, ये भारत के वेस्ट बंगाल का एक अभिन्न हिस्सा था जो बांग्लादेश को दिया गया है। तो इसका मीनिंग 3 बीघा विवाद है, यह था भारत और बांग्लादेश के साथ। एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ जो द्वीपीय भाग है जो कि मुख्यतः बांग्लादेश है, उसके जलीय क्षेत्र के अधिकार में था। लेकिन भारत के द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद बांग्लादेश ने इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इसके न्याय की मांग उठाई, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये जो मामला है न्यू मोर द्वीप का, ये बांग्लादेश के फेवर में दिया। अर्थात बंगाल की खाड़ी से संबंधित एक जो ये विवाद था न्यू मोर विवाद, ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, जबकि इससे जस्ट पहले जो देखा था 3 बीघा ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित। दोनों में सामने विवादित राष्ट्र कौन है? सामने बांग्लादेश है। हम तो सब में कॉमन है। उसके बाद में भारत से जाने वाली एक प्रमुख नदी है तीस्ता। उस तीस्ता नदी के जल को लेकर भी मुख्यतः विवाद है। गंगा के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है वेस्ट बंगाल में, फरका परियोजना। हालांकि ये आपके जलीय विवादों में आ जाते हैं मुख्यतः, ये सीमावर्ती विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा तीस्ता विवाद और फरका विवाद, इन दोनों में अपने सामने राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश। और एक छोटा सा विवाद और है यहाँ पे, हालांकि छोटा तो नहीं कहेंगे अपन, काफी गंभीर समस्या है भारत के लिए। बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी रोजगार के लिए सीमा के ऊपर चकमा देके और इस साइड में आ गए, यानी इलीगल तरीके से। इसको हम कहते हैं चकमा शरणार्थी। जैसे म्यांमार से आने वालों को रोहिंग्या जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उसके रूप में, जबकि इस साइड से जो चकमा देकर आते हैं अर्थात धोखा देकर आते हैं सीमा पे, उनको नाम दिया जाता है चकमा शरणार्थी के रूप में। तो भारत में चकमा शरणार्थी जो गंभीर समस्या है वो मुख्यतः किस राष्ट्र के कारण? तो वो बांग्लादेश के कारण। तो उसके अंदर भी अपन करेंगे चकमा शरणार्थी, तो सामने वाला राष्ट्र रहेगा अपने बांग्लादेश। तो बांग्लादेश मुख्यतः कौन कौन से विवादों में है? जब 3 बीघा की बात हो, मुख्यतः न्यू मोर द्वीप की बात हो जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित था, तीस्ता नदी विवाद, फरका विवाद और चकमा शरणार्थी, तो इन सब में राष्ट्र रहेगा सामने बांग्लादेश।
जब रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की बात होगी तब राष्ट्र रहेगा भारत के पूर्व वाला म्यांमार। जब चाइना के साथ विवादों की बात आती है तो नेफाई स्टेट यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्टेट अरुणाचल प्रदेश। डोकलाम विवाद जो कि सिक्किम से संबंधित है, इसमें सामने चाइना। अक्साई चीन में चाइना जो कि मुख्यतः लद्दाख का पार्ट है। पेंगोंग झील जो कि लद्दाख वाला पार्ट है, उस झील के कई पार्ट हैं जिसमें अलग अलग फिंगर्स हैं उसमें चाइना ने अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद में जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसमें अपना एक सियाचिन विवाद जो कि लद्दाख से संबंधित है, और एक भारत के पश्चिम में गुजरात का पार्ट जो कि मुख्यतः सरक्रीक के नाम से है। तो ये मुख्यतः सीमावर्ती विवाद हैं। तो इस क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ भाग है आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।